Hi friends, good evening. What's up? So today I am coming up with this lecture which is important for CA Inter Law. That's new syllabus basically. हम अदर लॉस का मैंने एक रिवीजन लेक्चर पहले लिए थे जहाँ पर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया था और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर लिया था. अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ में से हमने डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिटर्स करा दिया. तो दैट वाज रैपिड रिवीजन 1. रैपिड रिवीजन नंबर जो 2 था वो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड नेगोशिएबल था. वो आई थिंक 2.5 घंटे का वीडियो है. और अब ये जो कम कर रहे हैं ये हमारा है रैपिड रिवीजन नंबर 3. इसमें जो बाकी जो मेरे 2 अदर लॉज है उसका वीडियो चलेगा अभी. अच्छा, अब मैंने क्या किया है, 2 चैप्टर आपको पता है. माशाअल्लाह, सुबह अल्लाह, या अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट. इसमें जब ये चैप्टर पढ़ते हैं सारे भगवान, सारे रिश्तेदार, मामा, नाना, चाचा, ताऊ, सब की याद आ जाती है. कहना क्या चाहता है ये चैप्टर अलग ही लेवल पे चलता है. ठीक है. सो नाउ दिस इज नॉट अ रेगुलर लेक्चर गाइज, ध्यान रखना. इट्स अ रिविजन लेक्चर. माई अटेम्प्ट इज December 21 और May 22. जब आप रिविजन करेंगे तो आपको ये लेक्चर्स काम आएंगे, ध्यान रखना. तो ये लेक्चर आपको रिविजन की तरह पढ़ने हैं. सामने आपको शीट दिख रही होगी. तो ऐसा ही मैंने इंटरप्रिटेशन के लिए किया है और सेम ये चीज़ मैंने जनरल क्लॉजेस के लिए की है. क्या किए सर, May 18 में सिलेबस चेंज हुआ था जब हमको आपको इंटर बनाया गया था. पहले IPCC हुआ करता था. तो May 18 से लेके अभी तक, दैट्स टिल July 21 तक का जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के और जनरल क्लॉजेस के, वो मैंने यहाँ ले लिए हैं. जब आप खुद देखोगे ना, रिपीटेशन मिल जाएगा आपको. सर ये नोट्स दे दो हमको, ये मेरे को पता है सर लालची लोग हैं यहाँ पर. ये नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. जब आपको दिखेगा फॉर नोट्स, तो एक फाइल दिखेगी आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की, एक फाइल दिखेगी आपको जनरल क्लॉजेस की. वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. फिर जब आप पढ़ेंगे, जब सेकंड थर्ड रिवीजन कर रहे हैं या जब आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, क्या करना, वीडियो मत देखना. अगर नहीं देखना तो वो नोट्स ले लेना आप एंड मेरी आवाज़ सुनते रहना. मतलब वीडियो ऑफ करके 2x पे देखते रहना. सर क्या होगा कि जब खुद से पढ़ने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. कोई बोल रहा होता है तो फटाफट आ जाता है. देखो जब गाना आप सुनते हो ना, अपने को दिमाग में बैठ जाता है ना गाने के लिरिक्स. कोई टीचर सिखाने नहीं आया, गाना अपन ने बार बार सुना तो बैठ जाता है. वही सेम चीज़ अपने लॉ में होती है. आप अगर बार बार सुनोगे ना, बार बार जब सुनोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा. सो इनकेस अगर आप घर में कुछ काम कर रहे हो, मम्मी की मदद करो, साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट होगा बराबर, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं भी, क्या करने का, यूट्यूब ऑन कर लेने का या वीडियो को डाउनलोड कर लो, इसका ऑडियो सुनते रहो. तो क्या होगा, मैंने जितनी बार भी बोला होगा ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा. दैट्स द ओनली वे टू रिमेंबर दिस चैप्टर. भले आप रैंक वाले हो, भले आप एवरेज वाले हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, भले एक ग्रुप दे रहे हो, देखो यही स्ट्रैटेजी होगी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा एंड देन विल स्टार्ट द सेशन. अच्छा, पसंद आ जाए, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट एंड लाइक द वीडियो सो दैट बहुत लोगों तक पहुंचे. ये चीज़ थोड़ा सा स्मार्ट करना पड़ता है अपने को. यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडी, बराबर. हार्ड वर्क आपको पता कैसा होता है, आपने कर ही लिया होगा ऑलरेडी. अब अपने को स्मार्टनेस चाहिए. लेट्स स्टार्ट. तो May 18 में 10 मार्क का, November 18 में 12 मार्क का था क्योंकि पहले अटेम्प्ट थे. फिर अपने MCQ पैटर्न्स आ गए वहाँ पर. देन May 19 9 मार्क, November 19 6 मार्क, फिर 6 मार्क के हो गए. November 20, फिर May 20 में तो एग्जाम नहीं हुई थी. November 20 6 मार्क, Jan 21 6 मार्क, July 21 6 मार्क. 2 मार्क के आसपास का मान के चलते. MCQ में 2-3 मार्क का, मुझे नहीं पता कितना था क्योंकि वो तो कोई डिटेल आती नहीं. ये आपका पैटर्न है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन आपने भी अपनी टीचर की बुक से पढ़ा होगा, मैं ये शीट से पढ़ा रहा हूँ. आपकी टीचर की बुक आप निकाल लीजिए तो वहाँ पर मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं. पहला क्वेश्चन आपको पता है सर, डिफरेंशिएट बिटवीन मैंडेटरी प्रोविजंस फ्रॉम अ डायरेक्टरी प्रोविजन. मैंडेटरी प्रोविजन फ्रॉम अ डायरेक्टरी प्रोविजन, व्हाट फैक्टर डिसाइड वेदर प्रोविजन इज डायरेक्टरी और मैंडेटरी. मैंडेटरी मतलब आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए. आपको 8 सब्जेक्ट मतलब CA बनना है तो आपको 8 सब्जेक्ट पार करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा. RTPs, मॉक पेपर, डायरेक्टरी है, करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर. मैंडेटरी में मतलब आपको मॉड्यूल पढ़नी ही पड़ेगी, आपको लेक्चर्स लेने ही पड़ेंगे, आपको 8 सब्जेक्ट अपेयर करना ही पड़ेगा. ठीक है, GMCS ITT आपको करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है. ऐसे हर अटेम्प्ट में RTP निकालते हैं, हर अटेम्प्ट में मॉक पे निकालते हैं, डायरेक्टरी. वॉलंटरी, करना है तो करो. ठीक है, सो क्या बोलते हैं देखो अभी. तो घर पे जब अपन आ रहे हैं, एक और एग्जांपल है, घर पे जब अपन आ रहे हैं, पापा की बात, जैसे बॉयज़ को तो पता ही है, पापा की बात बेटा कहता हूँ मैंडेटरी, फॉलो करनी पड़ेगी. मम्मी डायरेक्टरी.
नहीं भी चल जाएगा, ठीक है। हाँ मम्मी का ठीक है, फ्लाइंग चप्पल उससे बात अलग है, विल गेट चप्पल, बेलन, बेल्ट, झाड़ू, पता है कपड़े धोने लगे, मोगरी बोले, थप्पा बोलते थे, थप्पा थापा कुछ ऐसे बोलते ना, वो डायरेक्टली। पापा मैंडेटरी, पापा आंखों से बातें करते हैं, बोलते तो है नहीं पापा, क्योंकि बोलेंगे तो फिर अपन जिंदा नहीं रहेंगे, पापा आंखों से बातें करते हैं, मैंडेटरी। मम्मी डायरेक्टरी। बीवी गर्लफ्रेंड बताओ, मैंडेटरी। दोस्त डायरेक्टरी, दोस्त डायरेक्टरी। समझा आपको? लेट्स रीड द आंसर टुगेदर। देखो 4 मार्क कितना लिखना है अपने को, कोई ज्ञान नहीं, पहले स्ट्रेट टू द पॉइंट एकदम। Practically speaking, the distinction between a provision which is mandatory and one which is elective is that when it is mandatory, it will be strictly observed. It will be strictly observed. जब वो डायरेक्टरी होगा बेटा, अच्छा, it would be sufficient that it is substantially complied with. Now we have to look to the substance and not merely the form. बोले substance over form. An enactment in mandatory form might substantially be directory, and conversely, a statute in directory form may be in substance, may be mandatory. See, आपको substance over form बोलते ना अपन, एक्चुअल चीज़ है, देखो क्या हो रही है, लग रहा होगा मैंडेटरी पर वो डायरेक्ट हो। जैसे पेनल्टी की बात है, पेनल्टी तो नॉर्मल जो लोग हैं जैसे एक्ट में बोलते हैं कि अगर किसी ने कांड किया, कोई भी एक्ट उठा लो, कांड किया तो वो सर आपको देनी पड़ेगी, कांड किया तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, मैंडेटरी। पर अगर कुछ ना कुछ होता है, जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो गए, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, उनको नहीं देना, उनके लिए वो डायरेक्टरी हो जाएगा, उनके लिए वो डायरेक्टरी। हैंस इट इज द सब्सटेंस दैट काउंट्स एंड मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर द मेयर फॉर्म। वापस से वही घुमा रहे बीकॉम जैसा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखने का। अगर मैं बोलता एक एक्ट मैंडेटरी होगा पर दूसरी तरफ से वो डायरेक्टरी होगा, वाइसा वर्सा, फिर वाइसा वर्सा को एक्सप्लेन किया, हैंड्स बोलने का, एकदम बीकॉम जैसा लिखने का। सो इफ अ प्रोविजन गिव्स अ पावर कपल्ड विद ड्यूटी, इट इज मैंडेटरी। वेदर इट इज नॉट सो, इट वुड डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस सच एज nature of the thing which is empowered to be done, the object for which it is done, and the person for whose benefit the power is to exercise. जैसे मैंने आपको पेनल्टी वाली बात बताई, अपन जैसे लोगों के, नॉर्मल लोगों के लिए सर वो मैंडेटरी होती है, पेनल्टी देनी पड़ेगी सर आपको। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, बड़े बड़े जो लोग हैं, मतलब जो गवर्नमेंट की पोस्ट वाले, उनके लिए वो डायरेक्टरी हो जाएगा, ठीक है। दैट्स मे 18 का क्वेश्चन। चेक करो मे 19 में क्वेश्चन नंबर 9 तुमको आता है क्या? मे 19 एक्चुअल पेपर, सेम सेम शेम शेम। ठीक है, 2 बार आ गया, 2 बार आ गया। प्रो मैंडेटरी एंड डायरेक्टर में क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट, define grammatical interpretation. What are the exceptions to the grammatical interpretation? जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपन ऐसे पढ़ते ना वो। एंड दूसरा क्या, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट, मतलब कुछ भी कागज में लिखा होगा वो डॉक्यूमेंट होता है, वो एक्सप्लेन करने का आपको क्या बोलता है। देखो, grammatical interpretation concerns itself exclusively with the verbal expression of the law. It does not go beyond the letter of the law. In all ordinary cases, grammatical interpretation is a sole form allowable. The court cannot take from or add to modify the letter of law. जैसा लॉ ने लिखा है, कॉमा सेपरेट कर रहा है, तो बस उसको वैसे इंटरप्रेट करने का ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं उसको, अपना बुद्धि नहीं लगाने का, अपना बुद्धि नहीं लगाने का। बट अगर कोई ऐसी बात होगा जहां से पर्पस डिफीट हो रहा है लॉ का, जहां से पर्पस डिफीट हो रहा है लॉ का, तो अपने को फिर वो एक्सेप्शन में लेके चलने का, तो अपने को ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं लगाएंगे वहां पर। जैसे कि मैं बोल दूं कोई सेंटेंस है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया या कहीं कॉमा से सेपरेट करा, तो कॉमा से मीनिंग चेंज हो रहा है, माना। पर सर जो मेरा लॉ है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, मैं अगर कॉमा हटा दूंगा वहां पर, तो मेरा लॉ का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा, तो आई विल चेंज इट, तो वो एक्सेप्शन में फॉल हो जाएगा। कुछ वेग बातें कर रहा होगा ना, वेग बातें वो आपका एक्सेप्शन में आ जाएगा। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन रीड कर लीजिए, इतना सा आंसर है, 4 मार्क का आंसर। रीड ऑन योर स्क्रीन।
नीचे डॉक्यूमेंट, बार बार वापस से वही घुमाएगा। क्या कहता है देखो, डॉक्यूमेंट जनरल अंडरस्टूड इज अ डॉक्यूमेंट इज अ पेपर और अदर मटेरियल थिंग गिवन एज इंफॉर्मेशन, proof or evidence of anything. The law defines document in a more technical form. क्या कहता है, any matter which is expressed or described upon any substance by means of letter हो गया, figure हो गया, कोई drawing कर दी, कोई marks हो गया, और by more than one those means which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that particular matter. कुछ letter, figure, mark कुछ क्या होगा, that is called as a document. For example, a writing is a document, any words printed, photographs are document. ये आपका हो गया documents. Repetitive question में भी. Clear? डन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 2. तो मे 18 में इतना आया था. एक और क्वेश्चन आया था, ये आरटीपी में था मे 18 के. क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म प्रोवाइजो, ऊपर से अलग, प्रोवाइजो, गिव द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोवाइजो, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज. क्या कहता है देखो अभी सर, प्रोवाइजो मतलब क्या, सब इंक्लूडेड है एक्सेप्ट ये, एक्सेप्ट ये. मम्मी कहती है तुमको जाना, क्या जाओ दोस्तों के साथ घूमने के लिए, बट भाई को लेके जा साथ में, भाई को लेके जा, प्रोवाइजो, जा घूमने जा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, 10 बजे से पहले आओ. ठीक है. अब देखो, द नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ प्रोवाइजो इज टू एक्सेप्ट समथिंग आउट ऑफ द इनैक्टमेंट और टू क्वालिफाई समथिंग स्टेट इन द इनैक्टमेंट व्हिच वुड बी विद इन इट्स परव्यू इफ द प्रोवाइजो वर नॉट देयर. मतलब वो मान लेते हैं एंड देन उसको अपन एक्सक्लूड करेंगे, वो मान लेंगे देन अपन उसको एक्सक्लूड कर लेंगे. काइंड ऑफ अ डिडक्शंस. इनकम में पकड़ लो, इनकम टैक्स में इनकम में पकड़ लो, आप उसको चैप्टर 6 की जो डिडक्शन, दैट्स बेसिकली प्रोवाइजो, अलग से उसको एक्सक्लूड करो. सर द इफेक्ट ऑफ द प्रोवाइजो इज टू क्वालिफाई द प्रीसीडिंग इनैक्टमेंट व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स which are too general. As a general, a proviso is added to an enactment to qualify, create an exception to what is in the enactment. Ordinary proviso is not interpreted as stating as a general rule. मतलब general rule नहीं है, normal जो rule बोला except. जैसे कि मतलब sales of goods act की definition, goods means every kind of movable property including growing crops, grass, shares, things attached to land, farming part of the land which can be severed from the land. फिर proviso, money and actionable claims are not goods, exception. फिर it is a cardinal rule of interpretation, मतलब important rule of interpretation, that a proviso to a particular provision of statute only embraces the field which is covered by the main provision. It carves out an exception to the main provision. वापस वही घुमा रहा है, केस लॉ का नाम नहीं याद करोगे तो भी चलेगा. अब क्या डिफरेंस है बिटवीन प्रोवाइजो, एक्सेप्शन, सेविंग क्लॉज. एक्सेप्शन इज इंटेंडेड टू रिस्ट्रेन द इनैक्टिंग क्लॉज टू अ पर्टिकुलर केसेस, वहीं तक सीमित है वो जो पर्टिकुलर केस है. प्रोवाइजो इज यूज्ड टू रिमूव स्पेशल केसेस फ्रॉम द जनरल रूल. स्पेशल केस में जनरल. एक्सेप्शन क्या बोलता है, ये 4 चीज एक्सेप्शन है. सॉरी, प्रोवाइजो क्या बोलता है कि भैया मेरा जो ये चीज जनरल रूल है उसमें से मैं जो पर्टिकुलर केस है उसके बारे में बात करूंगा. एक्सेप्शन क्या बोलता है मेरा, सर उल्टा लिखा ना है पर, हाँ उल्टा लिखा ही है, ये एक्सेप्शन है, मैं वही बोला, कंफ्यूजन इसी से हो रहा है. एक्सेप्शन इज इंटेंडेड टू रिस्ट्रेन द इनैक्टमेंट टू अ पर्टिकुलर केस, उसके बारे में बात करेगा बस खाली. मैं बोलता हूँ कि भैया हाँ कौन कौन लोग कौन कौन चीज़ें मेरी इसमें कवर हो जाएगी, पर्टिकुलर चीज़ें. प्रोवाइजो क्या कहता है, जो पूरा जो मेरा जनरल रूल है उसमें से स्पेसिफिकली बाहर निकला, दैट्स माय स्पेशल केसेस, दैट्स प्रोवाइजो. सेविंग क्लॉज इज यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन सर्टेन राइट्स, रेमेडीज और प्रिविलेजेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. तो एक मार्क का आंसर आ सकता है, आधा मार्क का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. आरटीबी में क्वेश्चन था ये आपके मे 18 में, प्रोवाइजो की बात है. अब रुक जाओ, प्रोवाइजो ना, मे 20 देख रहे तुमको. द ओनली प्रॉब्लम इसके लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं. स्मार्ट स्टडी इज वेरी मच रिक्वायर्ड. देखो जो पहले आया था सेम क्वेश्चन वही है मे 20 में, 15वां. ओहो, नवंबर 20. आहा, ओहो, खत्म खत्म हो गया. तुमको देख रहे चीजें रिपीटेशन कितनी होती है. प्ले स्मार्ट गाइस, प्ले स्मार्ट. नेक्स्ट सर, राइट शॉर्ट ऑन प्रोविजन. अब आ गया आपका प्रोविजन, मेन रूल हो गया, एंड एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट. अब प्रोविजन पे पूछा और एक्सप्लेनेशन पे पूछा.
सब प्रोविजन, मेन जो इंपॉर्टेंट रूल होता है वहाँ पर प्रोविजन, ये भी प्रोवाइजो ही है। हाँ देख लो नवंबर 18 में भी प्रोवाइजो, वही आंसर है। एक्सप्लेनेशन, डिटेल नोट, तो जैसे अगर बेयर एक्ट होता है उसमें से अलग से उसको एक्सप्लेन कर रखा है, कोई डेफिनेशन उसका अलग से कुछ और एक्सप्लेनेशन दे रखा है और डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसको बोलते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। तो प्रोवाइजो तो सेम है, रीड एक्सप्लेनेशन, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, सर एक्सप्लेन मिस्चीफ रूल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो बोलते हैं एंड गिव 4 मैटर्स इट कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशन। मिस्चीफ रूल बताना आपको जब लॉ की गलती होती है यहाँ पर, एंड एक्सप्लेन हाउ द डिक्शनरी डेफिनेशन कैन बी ग्रेट ऑफ हेल्प इन इंटरप्रेटिंग द एंड कंस्ट्रक्टिंग एन एक्ट। ठीक है, डिक्शनरी डेफिनेशन बतानी है आपको। सो मिस्चीफ रूल क्या है, सर पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं उसको अपन, या मिस्चीफ रूल बोल लीजिए कि क्यू था लॉ उससे पहले के, जैसे भी कंपनीज एक्ट 1956 था, फिर कंपनीज एक्ट 2013 है, क्यू बनाया गया नया लॉ, क्यू आया था, निर्भया का केस जो था निर्भया लॉ बनाया गया, क्या ऐसा चीज़ है जो पुराने एक्ट ने नहीं दिया वहाँ पर। कंपनी से 1956 में बहुत सी दिक्कत थी, 2013 ने क्या सॉल्व करके दे दिया, वो सारी चीज़ें अपन मिस्चीफ रूल में सीखते हैं। दूसरा था अपना डिक्शनरी डेफिनेशन, मियर इंटरप्रिटेशन, अगर लॉ में अगर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है आपको, आप क्या करोगे उसका डिक्शनरी मीनिंग पहले जाके पढ़ो, पहले आपको मेन अपना लिटरल कंस्ट्रक्शन वो फॉलो करना होता है, अगर वो पल्ले नहीं पड़ता तो अपने क्या करना पड़ता है, उसको डिक्शनरी में देखना पड़ता है। अगर लॉ में डिफाइन है तो आप वही फॉलो करोगे, जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है, कंपनीज एक्ट में कंपनी डिफाइन है, बट जो चीज़ें डिफाइन नहीं है जाके डिक्शनरी डेफिनेशन फॉलो करते हैं अपन। ठीक है, सो गाइज दिस इज योर आई थिंक नवंबर 18 रीड बोथ मिस्चीफ रूल वाला और डिक्शनरी डेफिनेशन वाला। मिस्चीफ रूल इंटरेस्टिंग है, इजी है, डिक्शनरी डेफिनेशन खाली इंग्लिश वाला वर्ड्स लिखने खाली, रीड। नेक्स्ट, रिपील ऑफ प्रोविजन डिफरेंट फ्रॉम द डिलीशन ऑफ प्रोविजन, करेक्ट है। क्या बोलते अपन, रिपील मतलब उसको हमेशा के लिए हटा दिया है, उखाड़ के फेंक दिया है। जैसे मेरी नोटबुक थी, नोटबुक से मैंने 4 पन्ने फाड़ के फेंक दिए, रिपील।
मतलब वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं होते थे, मतलब ऐसा चीज़ था। डिलीट मतलब वो था एंड उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया गया वहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, इट वॉज डिसाइडेड रिपील इज डिस्टिंक्शन फ्रॉम द डिलीशन ऑफ प्रोविजन, रिपील ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट ऑब्लिटरेशन मतलब एबॉल्यूशन ऑफ द प्रोविजन एज इफ इट वर नेवर एग्जिस्टेड, thereby affecting all incoherent rights and all causes of action related to repeal provision। मतलब जो भी उससे रिलेटेड कोई बातें होंगी सब हट जाएंगी, मतलब वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाउएवर जो डिलीशन की बात है, टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लॉ अफेक्टिंग द सेड डिलीशन नेवर टू द टोटल इफेक्ट और वाइपिंग आउट ऑफ द प्रोविजन एज इफ इट वर नेवर एग्जिस्टेड। डिलीट हुआ बोला क्या, 1 अप्रैल 2021 से डिलीट करते हैं, तो आगे के डेट हुआ, पुराने तो थे ना, पुराने टाइम पे तो था ना ये चीज, उसको बोलते हैं डिलीशन। रिपील में क्या मतलब हमेशा के लिए बोल के, मतलब जो मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है रिपील में भी, डिलीशन में वो नहीं होता, ठीक है। 2 मार्क का आंसर। केस लॉग नहीं आ रहा तो भी चलेगा। फिर द स्टैच्यू शुड बी रीड एज अ होल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये आपकी आरटीपी का क्वेश्चन है, स्टैच्यू शुड बी रेड एज होल। रीड कर लीजिए इसको, खाली रीड। ठीक है, तो एक अलग क्वेश्चन है। May 19 का क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन, दिया कमेंट आल्सो गाइड सुटेबल एग्जांपल। बहुत सिंपल है, प्रीएम्बल मतलब जो स्टार्टिंग वाला पार्ट, जैसे अपन जब बुक खोलते हैं तो उसमें ना प्रीफेस टाइप्स, मतलब जो बेसिक चीज़ें बताता है, सेम चीज़ एक्ट का जो बातें हैं, ऑब्जेक्ट, स्कोप, पर्पस, वो बताता है पर एकदम डिटेल में। हाँ, अंदर आपको एक्ट मिलेगा पूरा, पर अगर आप कोई, मैं बुक खोलता जब मेरे को देखने का इसमें एक्ट में क्या लिखा है, तो मैं क्या पढ़ सकता हूँ, प्रीएम्बल। सो क्या करने का, प्रीएम्बल एक्सप्रेसेस द स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस, क्या बोलोगे, SOP, scope, object, purpose of the act more comprehensively. The preamble of a statute is a part of the enactment and can legitimately be used as an internal aid for constitution। अगर मेरे को समझना है कि लॉ क्या कहना चाहता है, इंटरप्रेट करना है, तो I will use the word preamble for that। However, preamble does not override the plain provision of the act, but if the wording of the statute give rise to doubt as per the proper construction, where the word or phrase has more than one meaning and the doubt rises between the two meanings is intended in the act, the preamble can and ought to be referred in order to arrive at the proper meaning। अगर कोई शब्द जो 2 अलग अलग बातें बता रहा है तो क्या करना, प्रीएम्बल जाके रेफर कर लीजिए। नीचे एक एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल उसने कहा था वो प्रीएम्बल कभी भी ओवरराइड नहीं करना प्रोविजन को, क्योंकि प्रीएम्बल तो उसी के तो बना है समझने के लिए। यूज ऑफ द वर्ड्स में इन सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट, खाली एग्जाम्पल, अपने को हिंदू मैरिज एक्ट नहीं है। अ मैरिज में बी सोlemness बिटवीन 2 हिंदूज हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी मैंडेटरी इन सेंस दैट बोथ द पार्टीज टू द मैरिज मस्ट बी हिंदू। इट वाज हेल्ड दैट द मैरिज बिटवीन अ क्रिश्चियन मेल एंड अ हिंदू फीमेल solemn than the Hindu marriage act was void। This result was reached having regard to preamble of the act, which reads an act to amend and codify the law relating to marriage among Hindus। तो उसमें क्लियरली लिखा था कि वो preamble का मतलब कि एक एक्ट है जो बनाया गया, क्यों, मैरिज अमॉन्ग हिंदूज। तो अगर दोनों हिंदू पार्टी होंगे तो बराबर। अब यहाँ पर जो वर्ड है जो मे क्या है, मतलब हम उसको क्या मांगे, हाँ एक हिंदू चल जाएगा ना, बट नहीं, क्या क्या अपन प्रीएम्बल जाके पढ़े, प्रीएम्बल में वहाँ लिखा था कि नहीं, ये जो एक्ट है बोलते कि जो मैरिज है बिटवीन हिंदूज है, बिटवीन हिंदूज। तो अगर एक शब्द के कुछ अलग इंटरप्रिटेशन आ रहे तो प्रीएम्बल को जाकर प्रेफर कर लीजिए। तो ये हो गया प्रीएम्बल की बात है, नीचे का अपन कर ही चुके। देन एक बार चेक करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 तुमको आता है क्या, 11
आता है? प्रोवाइजो की बात है, प्रोवाइजो की बात है सारी। तो प्रोवाइजो समझ में आ रहा है कि भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबा, प्रोवाइजो ही आ रहा है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन 10 पर हूं मैं, ये हमारा चल रहा है मेन एंडिंग का क्वेश्चन। इफ इट इज डिफाइंड ऐसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मीन्स एंड इंक्लूड्स वाला, वो अपने को ये भी रिपीटेटिव है, आया हुआ है, एमसीक्यू में आ सकता है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट और अंडर एनी लॉ, पर्सन इंक्लूड्स डैश अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हाउ वुड यू इंटरप्रेट, मतलब वही मीन्स एंड इंक्लूड्स का आंसर लिखना, ये वापस भी आया। देखो, द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड or expression which is used in the definition section may be either restricting of its ordinary meaning or may be extensive of the same, मतलब या तो उसको इतने को इंक्लूड कर रहा होगा या वो आगे आगे और भी बहुत सारी चीज़ों को बताएगा। When a word is defined as means, such definitions are prima facie restrictive and exhaustive। क्या बोलोगे? means है तो restrictive and exhaustive, भूल जाओगे तो MRE, restrictive and exhaustive, restrictive and exhaustive, बराबर MRE मीन्स मतलब रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव। वी मस्ट रेस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू गिवन इन द डेफिनेशन सेक्शन, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जब मैं बात करता हूँ सर इंक्लूड की, किसकी बात करता हूँ मैं? इंक्लूडिंग की। वो मेरी क्या है? एक्सटेंसिव है। क्या है मेरी? वो एक्सटेंसिव। हियर द वर्ड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर मीनिंग एंड बहुत सारी चीजों को वो इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, इंक्लूड इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव रेस्ट्रिक्टिव बोल सकते हो, देखो या तो MR ले लो, IE ले लो, मीन्स हो जाएगा रेस्ट्रिक्टिव, इंक्लूड हो जाएगा आपका एक्सटेंसिव, वैसा ले लीजिए। मीन्स हो जाएगा रेस्ट्रिक्टिव, इंक्लूड हो जाएगा एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंशन चलेगा यहाँ पर। थर्स द डेफिनेशन इज रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव बिकॉज वहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है? मीन्स है वहाँ पर, मीन्स। एंड इंक्लूसिव जो बेटा वहाँ पर वो क्या मेरा वो एक्सटेंसिव डेफिनेशन है, एक्सटेंसिव डेफिनेशन है। हो गया आंसर, मीन्स इंक्लूड हो गया। रुक जाओ, 10th वाला जुलाई 21 में आ गया। लेटेस्ट क्वेश्चन सेम, कहां से आया? पास पेपर सेम। अभी बेटा ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 23 जुलाई 21 क्या कहता है? वेदर फॉरेन डिसीजन कैन बी यूज फॉर कॉन्स्ट्रूइंग इंडियन स्टैच्यूज, एक्सप्लेन। एक सेकेंड ना, ये मेरा है नवंबर 19 के आरटीपी का क्वेश्चन। एक्सप्लेन फॉरेन डिसीजंस कैन बी यूज फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन एक्ट्स। ठीक है, अब इसमें जो नीचे ना बेटा ये जो आंसर है बेटा ये प्रोवाइजो का दे दिया है, ये जो आंसर है ये प्रोवाइजो का कॉपी हो गया है। ये आंसर नहीं, आंसर वो पीछे वाला पढ़ना है, प्रोवाइजो का आंसर है। फॉरेन डिसीजंस सर जनरली क्या फॉलो करना चाहिए? सर आपको इंडियन एक्ट फॉलो करना चाहिए हमेशा। बट अगर मेरे को कुछ पल्ले नहीं बचे, सब मैंने सालोमन वर्सेस सोलोमन, तो फॉरेन डिसीजन अपन ले सकते हैं, तो फॉरेन डिसीजन ले सकते हैं। 3 मार्क का आंसर, रिपीटेटिव क्वेश्चन। सालोमन वर्सेस सालोमन, बहुत सारे इंग्लिश लॉज है जो भी मुझे याद है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, आपने सुना होगा सब चीज़ें, बराबर। तो पहले इंडियन लॉ को फॉलो करने का, वो नहीं तो फिर फॉरेन डिसीजन को यूज़ कीजिए। रीड, 3 मार्क का छोटा सा आंसर। नेक्स्ट,
November 19. How would you interpret the term instrument in a statute? So document अपन पहले कहे भी instrument है. Instrument means a formal legal document which creates or confirms a right or records a fact. उसको होता है instrument मतलब कागज basically. It is a formal writing of any kind such an agreement, deed, charter or record drawn up and executed in a technical form. It also means a formal legal document having legal effect either as a creating liability or as affording evidence of it. Indian Stamp Act states कि instrument क्या होता है? It includes every document with which any right या liability create कर सकती है, transfer हो सकती है, extend हो सकती है, extinguish हो सकती है, फिर record हो सकती है. इसको बोलते हैं instrument. Clear? रुक जाओ. November 19 में वापस कॉपी हो गया ये. Same question I think कॉपी हो गया. November 19 का 2 बार कॉपी हो गया. ये रहा 16 क्वेश्चन. सेम है. November 19 का 2 बार कॉपी हो गया. ठीक है. और पूछो वापस नहीं. फिर यूसेज और प्रैक्टिस को आप इंटरप्रेट कीजिए. यूसेज और प्रैक्टिस को ये एज इट इज आपको रट्टा मारना पड़ेगा. 3 मार्क का आंसर है. ये रट्टा मारना पड़ेगा. रीड कर लीजिए एक बार. टीचर की बुक में मार्क कर लीजिएगा. आया हुआ एग्जाम है. नवंबर 19 में आया हुआ है. मारो रट्टा. क्वेश्चन साइड में वही कॉपी हो गया था गलती से. तो सेम क्वेश्चन है. देन सो May 20 के सारे क्वेश्चंस रिपीट हो गए. नवंबर 20 में ये क्वेश्चन है जो अलग आया है. प्रोवाइजर सेम था. अब 19 वाला देखो. एसोसिएटेड वर्ड्स. एसोसिएटेड वर्ड जिसको अपन क्या कहते हैं वो नॉसिटर है. सॉकिस ऐसा कुछ है. नॉसिटर सॉकिस. अब देखो कॉमन सेंस में लेके चलना है. एनिमल्स. डोमेस्टिक. वाइल्ड. डोमेस्टिक. डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक ही कवर है खाली. बोलते ना रंग बदलू गिरगिट. उसका रंग ले लेता है वो. रंग ले लेता है यहाँ पर. जैसे प्लांट एंड मशीनरी. सो मैंने टॉक अबाउट प्लांट एंड मशीनरी. असेट में भी बात होती है. प्लांट एंड मशीनरी मतलब पौधा भी है ना वो. तो प्लांट जो वर्ड है तो प्लांट एंड मशीन में प्लांट क्या करेगा वो मशीन का वर्ड लेके. जब मैं फिक्स असेट की बातें करूंगा. सो व्हेन 2 और मोर एक्सप्रेशंस आर कपल्ड टुगेदर और विच जनरली एक्सक्लूड द अदर, obviously the more general term is used in a meaning excluding the specific one. On the other hand, there is a concept called as nocitor or socis. It is called as associates. And the meaning of word is to be judged by the company it keeps. When 2 or more words are capable of similar parallel meaning are coupled together, they are more understood in the cognate sense. मतलब जो उसका मिलता है प्लांट एंड मशीन हमको मैंने बोला. Therefore it take the color from each other. रंग बदलू गिरगिट उसका रंग ले लेता है वो. That is more general. More general is restricted to a sense analogous to the less general. प्लांट एंड मशीन मैं बोलूंगा पौधा और मशीन तो गलत हो जाएगा ना. मतलब तो वो जो प्लांट पढ़े वो उसका वर्ड ले लेगा. इट इज रूल वाइडर देन द रूल ऑफ एजुस दे जनरिस. एजुस दे जनरिस क्या बोलता है? एक इंक्लूड किया तो दूसरा एक्सक्लूड हो जाएगा ना. बराबर. डोमेस्टिक एनिमल्स बोला मैंने. डोमेस्टिक एनिमल्स तो लॉजिकल है. वाइल्ड एनिमल्स अपने आप एक्सक्लूड है. वो एजुस दे जनरिस में होता है. हम इसको प्यार से एजुस दे जनरिस कहते हैं. It must be borne in mind that the Nocitor circuit is merely a rule of construction and cannot prevail in cases where it is clearly wider that words have been deliberately used. अगर specific words हो आप उसको लेके चलना पड़ेगा आपको.
बट अगर कॉमन सेंस में लेना है तो आप क्या यूज करोगे, नॉसिटरे सॉकी, नॉसिटरे सॉकी, एसोसिएटेड वर्ड्स। अलग क्वेश्चन था। 90। अब यहां से लेके यहां तक ये लोग ने पूरा कहानी गाया। अगर आप ये नहीं भी पढ़ोगे ना, नहीं भी पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सप्लेन द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्या बोला इसने बेटा, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन द दिस रूल्स इन गिवन सिचुएशन, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, डिसाइड वेदर द डिसीजन ऑफ सोहेल इज करेक्ट। जैसा लॉ में लिखा है वैसा फॉलो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। Sohail, a director of a company, not being personally concerned or interested, financially or otherwise, in the matter of a proposed motion placed before the board meeting, did not disclose his interest. Although he has knowledge that his sister is interested in that proposal, तो वो interested थे, उन्होंने नहीं बताया. He restrained from making any disclosure of his interest on the presumption that it is not required to by law to disclose any interest, as he is not personally interested or concerned in the proposal. But जो sister है वो तो definition में है. He made his presumption relying on the rule of literal construction. Rule of literal construction क्या कहता है, जैसा लॉ में लेकिन आपको वैसा फॉलो करना पड़ेगा, वैसा फॉलो करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट से डायरेक्ट उसमें डेफिनेशन है डायरेक्टर कि वो 2% स्टेक होगा या प्रमोटर मैनेजर सीईओ, तो उसको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो लिटरल कंस्ट्रक्शन में लिखा है। यहाँ पर भाई साहब ने बोला ठीक है मैं नहीं बता रहा हूँ, अब आपको बताना है वो बराबर है कि नहीं। तो पहले आप क्या लिखोगे, पूरा थियोरी लिखोगे, थियोरी, फिर क्या बोलोगे, इन द अबव केस ही डिड नॉट डिस्क्लोज इंटरेस्ट, here he ought to have conceived broader meaning of the provisional law and therefore even though he was not personally interested he should have disclosed his interest। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो मैं लॉ में लिखा है वहाँ पर, तो जो मैं सेक्शन 102 में कहता हूँ अपने एजीएम वाले पार्ट में देखोगे, ईजीएम में कि जब वो 2 बिजनेस होता है अपने को वहाँ पर वो स्पेशल बिजनेस का अपने को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है, उसका जहाँ जहाँ वो इंटरेस्ट होगा वो आपको बताना पड़ेगा, भले आपको वहाँ पर फायदा डायरेक्टली नहीं हो रहा होगा, आपको बताना पड़ेगा, इसने बताया तो वो गलत किया। तो पहले थ्योरी इन द अबव केस कंक्लूजन, तो ये आपको लिटरल कंस्ट्रक्शन का आंसर है बेसिकली, रीड।
डन है। नीचे 21 अपन कर चुके, आधा कर चुके। व्हाट इज एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन? एक्सप्लेन हाउ द डिक्शनरी डेफिनेशंस आर एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन। तो डिक्शनरी डेफिनेशन अपन आगे कर चुके, एग्जाम में आया हुआ है। एक्सटर्नल एड्स क्या है सर? डिक्शनरी डेफिनेशन हो गया, फॉरेन डिसीजंस हो गए, जो बाहर जाके अपन कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, लॉ के जो जजमेंट्स हो गए, जो लॉ की बुक से, मतलब जो किताब से बाहर होते हैं, वो मेरे एक्सटर्नल एड्स होते हैं। 3 मार्क का आंसर, तो उतना लिखना जितना पूछा इंस्टीट्यूट ने। सर एक्सटर्नल एड्स आर द फैक्टर्स दैट हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एंड हैव बीन गिवन द कन्वीनिएंट नॉमेनक्लेचर ऑफ एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। अपार्ट फ्रॉम द लॉ, इट्स देयर आर मेनी मैटर्स व्हिच मे बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन द स्टैट्यूट इज एम्बिगियस। दिस मैटर्स आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल एड्स। सो डेफिनेशन दे दी एंड डिक्शनरी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दिया, जो अपन पहले पढ़ चुके थे, पार्ट रिपीटेटिव। जुलाई 21 के दोनों क्वेश्चन पहले आ चुके, खत्म। तो मोटा मोटी 23 लिखे, पर 2 क्वेश्चन गलती से आ गए थे, तो 21 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं आपके पास, वही घूम रहे हैं, ठीक है। अभी रुक जाओ, हाथ के अपन अपनी आरटीपी भी कर लेते हैं अभी की। तो क्या आएगा अपने को, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपनी ये वाली आरटीपी हो गई है। इंटर कॉर्पोरेट लॉस आरटीपी, हे भगवान खुल जाओ। अदर लॉ 13 देख लो क्या क्वेश्चन है। खाली आपको ये अटेम्प्ट भी करनी है, ये वाले अटेम्प्ट आरटीपी। एट द टाइम ऑफ इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ यूसेज और कस्टम्स इन प्रैक्टिस? नोट्स में है, हो गया, एक ही क्वेश्चन है, खत्म, मंटा है खत्म। देख लो, इतना करके जाओ, मार्क्स आ जाएगा बेटा, पास हो जाओगे, काम आएगा। कोई वही क्वेश्चन है, जिसको भी ये नोट्स चाहिए बेटा, वो नीचे शीट में मिल जाएंगे। आप जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, हो सके मैक्सिमम अपने दोस्तों को बता दो। बाकी इंस्टीट्यूट और जो महंगे वाले टीचर्स है, बहुत घुमाते हैं बच्चों को, ये करो, अरे वो कुछ नहीं आ रहा बेटा, देख लो कितना रिपीटेशन है, कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव थे। मैंने आपको मई 18 से लेकर टिल डेट करा दिया। कूल, आ जाओ। अभी नेक्स्ट चैप्टर अपन कर रहे जनरल क्लॉजेस एक्ट, आ जाइए। डन है, आ जाइए। अभी हम लोग कर रहे जनरल क्लॉजेस के क्वेश्चंस। तो इसके भी नोट्स आपको नीचे से मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सो मई 18 में 10 मार्क का, नवंबर 18 में 8 मार्क का, 2 मार्क का मई 19 में, नवंबर 19 में 7 मार्क का, नवंबर 20 8 मार्क, 7 मार्क, 7 मार्क, इतना सा आया हुआ है। ये एक्ट क्या कहना चाहता है तुमको ही पता, अलग अलग है पूरा। देखो अभी इट सेज एक्स ओन अ लैंड विद 50,000 रुपीज, सॉरी, एक्स ओन अ लैंड विद 50 टैमरिन ट्रीज, मेरे को रुपीज दिखा, 50 tamarind trees. He sold his land and obtained after cutting the 50 trees to Y. X wants to know whether sale of timber tantamount to sale of immovable property. Advice as per General Clauses Act. वही सेम क्वेश्चन नीचे आरटीपी नवंबर 19 में मिला, सेम क्वेश्चन। सो आपको डेफिनेशन देनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है सर? लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग, और जैसे ये लैंड है, इसके बाद ये पेड़ खड़ा है, थिंग्स अटैच टू द लैंड एंड परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। कोई मशीन है जो नीचे कर दिया, वो भी, उसको भी अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी माने इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, वापस से डिफाइन करें पूरा, लैंड, बेनिफिट्स, थिंग्स अटैच टू एंड परमानेंटली फास्टेन, पूरा लिखा वहां पर। एंड इट इज नॉट exhaustive. The definition as given in the General Clauses Act will apply to the expression. Therefore, question पूरा blah 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 लगा, land is immovable property. However, timber cannot be immovable property since the same are not attached to that, क्योंकि वो movable है, वो आप निकाल के बाहर फेंक सकते हो। लैंड हो गया, बेनिफिट्स राइजिंग आउट ऑफ लैंड हो गया, थिंग्स अटैच टू अर्थ हो गया, या जो हमेशा के लिए वहाँ पर अटैच कर दे गए, वो आपका लैंड है। सो जो लैंड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो पेड़ है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, रुक जाओ। नोटिस का ही ज़्यादा क्वेश्चन है। एक ही बार है। फिर एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ बाय रिपील ऑफ एन एग्जिस्टिंग एक्ट बाय सेंट्रल लेजिस्लेशन एन्यूमरेटेड इन द सेक्शन 6 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। सो 4 इफेक्ट्स बताने आपको रिपील के, 4 इफेक्ट्स बाय रिपील। सर रिपील मतलब क्या? अभी अपन ने वहाँ पर इंटरप्रिटेशन में पढ़ा था, पुराना हमेशा के लिए निकाल देंगे, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं होता है वहाँ पर। अब वो क्या बोलता है? वेयर एनी सेंट्रल लेजिस्लेशन और एनी रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट दिस एक्ट रिपील्स एनी एक्ट मेड or which is yet to be made unless and the purpose exists, the repeal shall not
रिवाइव एनीथिंग, नॉट एनफोर्स और प्रिवेल ड्यूरिंग द पीरियड एट विच द रिपील इज इफेक्टेड फॉर। मतलब सर वो जिंदा वापस नहीं, रिपील कर दिया मतलब वो जिंदा नहीं हो सकता, हटाई दिया हमेशा के लिए, हटाई दिया हमेशा के लिए। फिर अफेक्ट द प्रायर मैनेजमेंट ऑफ एनी लेजिस्लेशन दैट इज रिपील्ड और एनीथिंग, जो जिसने बनाया होगा उनको भी अफेक्ट नहीं करेगा वो। एनी क्लेम प्रिविलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट ऑब्टेन, वो भी अफेक्ट नहीं करेगा। शैल नॉट अफेक्ट एनी पनिशमेंट फॉर विच और पेनल्टी सस्टेन, उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा। शैल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी लिटिगेशन रेमेडी विद रिगार्ड टू सच क्लेम प्रिविलेज, उनको भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो इस आंसर को यहां से रट्टा मानना पड़ेगा आपको, ये अलग आंसर बेटा रिपील का, ठीक है। पोस्ट, सर्विस ऑफ पोस्ट वाला आंसर, रजिस्टर्ड पोस्ट वाला आंसर, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्या कहता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, नीचे भी वही है। अ नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर स्टैट्यूटरी रूल्स टू बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यूज इंस्टेड सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो रजिस्टर्ड पोस्ट का पहले मतलब बताइए क्या होता है। सर लेटर लिया, डाला अंदर, चिपकाया, अरे स्टिक क्या रे, बस चिपका दिया, खत्म। When any legislation or regulation require any document to be served by post, then unless a different intention appears, कुछ और कहना चाहिए तो बात अलग है, नहीं तो जनरली क्या आएगा, एड्रेस लिखा, प्रीपे कर दिया उसको, एंड पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। A letter containing the document to have been effective at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post। ये आपकी डेफिनेशन हो गई पोस्ट की। भैया जिस दिन अपन ने बना के डाल दिया है, जिस दिन उसको मिल जाएगा, तो भैया वो हो गया कि डॉक्यूमेंट इज डिलीवर्ड, डॉक्यूमेंट टू हैव बीन इफेक्टिव, डॉक्यूमेंट इज डिलीवर्ड बेसिकली। अब रजिस्टर्ड पोस्ट को डिफाइन करो, तो पहला पोस्ट का आंसर लिखोगे। अगर लॉ बोलता है कि सर्विस ऑफ नोटिस हैज टू बी डन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट, ये आपको पता होगा, अपन साइन करते हैं आजकल, तो क्या वो पता है ब्लू डार्ट से कुरियर आता है तो वो मशीन लेकर आता है, अपन वहां साइन करते हैं। जैसे साइन के सामने वालों को पता चल जाता है इमीडिएटली रियल टाइम पे कि मिल चुका है पार्सल, अमेजन का भी करते होंगे बराबर। सेम चीज यहाँ पर भी होती है पोस्ट में भी, कि रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब क्या होता है, आपने भेजा है वो एविडेंस नहीं चाहिए, सामने वाले को मिला है तो वो उसकी चिट्ठी होती है, वो अपने को आ जाती है, उसको बोलते हैं रपार्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। इफ द नोटिस वाज सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली इट विल नॉट बी द कंप्लायंस ऑफ सेड रूल्स, क्योंकि अगर रपार्ट लिखा है तो आपको रपार्ट से भेजना चाहिए था, आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, गलत है सर। इफ सच प्रोविजन वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूटरी रूल देन सर्विस ऑफ नोटिस इफ सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव इफेक्टेड। अगर रपार्ट से लिखा हुआ है तो रपार्ट से भेजना पड़ेगा, अगर ऑर्डिनरी पोस्ट हो तो ऑर्डिनरी पोस्ट से, ठीक है। रीड द आंसर। डन है। नवंबर 18। अब ये थोड़ा सा केस वाला क्वेश्चन। अच्छा तुमको पोस्ट के और देखो कौन से, check out question number 13. Mr. Vyas is the owner of house number 20 colony in Delhi. He has rented 2 rooms in this house to Mr. Iyer. The income tax authority has served a show cause notice to Mr. Vyas. The said notice was received by Mr. Iyer and returned the notice with an endorsement of refusal. उसने मना कर दिया. Decide with reference to general clause whether the notice was rightly served. हाँ. तो थियोरी लिखोगे वो नोटिस वाली पूरी, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 जो अपन पढ़ कर आए। फिर कंक्लूजन में क्या है, इट विल बी प्रेज्यूम दैट द नोटिस हैज बीन सर्व्ड।
अब इनकम टैक्स तो अपने घर पे आके देखा तेरे को बोला नहीं नहीं तुम मिल मैं आपके हाथ में दूंगा, नहीं दे दिया ना, खत्म हो गया। अगर वो प्रीपेड था, पोस्ट था, बराबर बना दिया था, एड्रेस लिख दिया था, दे भेज दिया है, पहुंच गया है ना। Thus in the government question can be deemed that the notice was rightly served on Mr. Vyas. Same question. केस बना के घुमाया खाली, वो डायरेक्ट था पहले। खत्म, ठीक है। तो ये सेम है। आ जाइए अभी क्वेश्चन नंबर 5 पर। कोमल लिमिटेड डिक्लेयर्स अ डिविडेंड फॉर द शेयरहोल्डर्स ऑन 27 सितंबर 18, रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉज। अब डिविडेंड सुनते ही आपको याद है कंपनीज एक्ट लिखना है, नहीं 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 नहीं, कंपनीज एक्ट नहीं लिखना है, जनरल क्लॉज के हिसाब से बोलना है। क्या? द डेट्स ड्यूरिंग विच द कोमल इज रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड, कोमल लिमिटेड, द डेट्स ड्यूरिंग विच द कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है। अब क्या बोलते हैं? For the computation of the intersection states that any law or regulation, it shall be sufficient for the purpose of excluding the first in a series of days or any other time to use the word from, and for the purpose of including the last in a series of days to the word to. This from को हटा के to को include, जिस दिन भेजा वो हटाओ, जिसको लिया उसको पकड़ो। अब आपको पता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड 30 दिन में देनी पड़ती है। A company is required to pay the dividend within 30 days from the date of declaration, बराबर। एजीएम कब हुई? 27 सितंबर को। तो उनको कब से करना पड़ेगा? सर 27 को हटा दीजिए, तो 28 को पकड़ो, 30 दिन। 30 दिन कैसे? तो एक दिन कम करने का, कभी भी एक दिन कम करने का। तो 27/10/2018, 28 से लेके सी जिस दिन आपका डिक्लेरेशन हुआ उस दिन हटा दीजिए, उस दिन हटा दो, अगला दिन लो, वहां से 30 दिन, वहां से 30 दिन। सो 28 से 27 तक आपको देना। इन दिस सीरीज ऑफ 30 डेज 27 अक्टूबर विल बी द एक्सक्लूडेड एंड द लास्ट डे 30, दैट इज सॉरी 27 सितंबर विल बी एक्सक्लूडेड एंड द लास्ट डे 30th डे, दैट इज 27 अक्टूबर विल बी इंक्लूडेड। सो कोमल लिमिटेड विल बी रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड विद इन 28 सितंबर एंड 27 अक्टूबर बोथ डेज इंक्लूसिव। 28 से लेके 27 अक्टूबर तक आप कभी भी पे कर सकते हो। नाउ अनपेड डिविडेंड 7 साल, अच्छा अनपेड डिविडेंड में भेजा ना 7 दिन, 7 दिन के अंदर 7 साल तो वहां रहेगा। आपने अगर क्लेम नहीं किया तो कंपनी क्या करेगी? फ्रॉम द लास्ट डे विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज वो अनपेड में भेज देगी, बराबर। तो जिस दिन अब 27 सितंबर, अब देखो क्योंकि उसी से लिंक है ना वो, 27 सितंबर को मीटिंग हुआ, कंपनी को 28 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक 30 दिन में देना था, बराबर। अब 27 अक्टूबर तक आपका 30 डेज खत्म होता है। भाई किसी ने क्लेम नहीं किया तो विद इन 7 डेज आप आगे भेजोगे, कहां पर? अनपेड में। तो मेरा 27 अक्टूबर खत्म, हटा दो उसको, 28 को पकड़ेंगे, 28, 29, 30, 1 2 3, 31 पे होता है ना, हाँ सॉरी, हाँ अक्टूबर है 31, हाँ सॉरी, वापस करते हैं। 27 अक्टूबर आपका 30 डेज खत्म होता है। फिर वो क्या बोलता है? 30 दिन में क्लेम नहीं किया तो उसके 7 दिन के अंदर, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आप अनपेड में भेजिए। सो 28, 29, 30, 31, 1 2 3 7, तो 28 से लेके थर्ड तक बोथ डेज इंक्लूसिव कंपनी को अनपेड में भेजने का है। एग्जाम क्वेश्चन इजी। देन explain the various provisions applicable to rules or bylaws being made after previous publication as given in section 23 of General Clauses Act। तो बेटा ये रीड करना है इसको, ये अपने नोट्स में से मार्क करके रखना, ये पढ़ना है आपको। रूल्स कैसे होना चाहिए? शुड बी पब्लिश्ड, ड्राफ्ट रूल्स होने चाहिए पहले, फिर शुड बी पब्लिश्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, नोटिस शुड बी नेक्स्ट विद पब्लिश्ड ड्राफ्ट, कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड नोटिफाइंग द ऑफिशियल गैजेट। पहले वो ड्राफ्ट जो होगा वो सबके पास सर्कुलेट होगा, ठीक है। फिर वो ओजी में मतलब पब्लिश करो उसको, वहाँ पर मतलब एक प्रिस्क्राइब मैनर में जाएगा वो, नोटिस उसके साथ अटैच कर दीजिए सर आप। फिर कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे वो उसको सुनिए एंड देन ओजी में आप उसको पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। रीड कर लीजिए एक बार हाथ के हाथ, रीड।
Next, question number 7. Mr. Ram, an advocate, has fraudulently deceived his client, Mr. Shyam, who was taking his expert advice on taxation matter. Now, Mr. Ram is liable to a fine for acting fraudulently both under Advocate Act and as Income Tax Act. तो दो लॉ में है यहाँ पर. State the provision as to whether his offence is punished under both the acts as per General Clauses Act. सर, दो एक्ट में अगर है तो या तो अब ये फॉलो कर लो या वो फॉलो करो. दो बार नहीं हो लगेगी भाई, दो बार पेनल्टी नहीं लगती. हाँ, कोई भी एक्ट आपको मिल जाएगा कि आपने ये कांड किया है, बट शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस. बट शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस. रीड द आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट, मेन एंड के हिसाब से बहुत इजी है. तो क्या बोलता है? एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या कहता है? फाइंड आउट द डे एंड द डेट ऑन विच द फॉलोइंग एक्ट्स और रेगुलेशन शैल कम इनटू फोर्स. एन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट विच हैज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड अ पर्टिकुलर डेट. डेट नहीं दी है तो किस दिन होगा सर? सर, जिस दिन प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा, असेंट, उस दिन. प्रेसिडेंट जी जिस दिन दे दे, थप्पा दे देंगे, उस दिन हो जाएगा ये चीज़. फिर द सिक्योरिटीज Exchange Board of India, that SEBI, issue of capital disclosure requirements amendment rule Section 15 was issued by SEBI wide notification dated 14th August with effect from 1st January 2016. सर, यहाँ पर क्या हुआ? नोटिफिकेशन है 14 अगस्त 2015 को, पर नोटिफिकेशन डेट उस दिन की थी, पर उसमें लिख दिया था कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 16. तो किस दिन से आएगा? 1st January से लिखा है ना सामने, तो उसी दिन से आएगा ना सर. 2 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन. बताओ इसमें क्या समझना था? रीड कर लो फटक से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आरटीबी था. क्वेश्चन नंबर 4 मतलब ये पोस्ट वाला आंसर बनकर आया था, सेम वो हो गया. क्वेश्चन नंबर 10. अब गुड फेथ वाला आंसर आप देखोगे ना, इतनी बार आ गए ना गुड फेथ, भैया रट्टा मार लो, याद कर लो पूरा. बार बार यही दिखता है, यही दिखता है बार बार यही. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुड फेथ? Explain it as per the provision of General Clauses Act. Mr. X purchased a watch from Y carelessly without proper inquiry whether the purchase could be made in good faith. Hold on. 10th now. November 19. 14 question. देखो सामने. ठीक है. क्वेश्चन 16 सिमिलर सा है. Mrs. K went to a jewelry shop to purchase diamond ornaments. The owners of jewelry shop are notorious and engaged in smuggling activities. Mrs. K purchased diamond ornaments honestly without making proper inquiries. Was the purchase made in good faith as per the provision of General Clauses Act so as to convey good title? ठीक है, good faith. क्वेश्चन 17 का नंबर 2, गुड फेथ. फिर वापस से आए Jan 21, गुड फेथ. बस अभी तक तो इतना ही आया. गुड फेथ कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया.
देखो गुड फेथ का मतलब क्या था? मीन्स अ थिंग शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इन गुड फेथ वेयर इट हैज बीन डन ऑनेस्टली, whether it is done diligently or not. The term good faith has been defined in different enactments. This definition of the good faith does not apply to that enactment which contains a specific definition. अगर specific है तो वो follow करो, नहीं तो ये general वाली नहीं लगेगी. Now, the question of the good faith and the general clause is one of the fact. It is to determine with reference to the circumstance of each case. Thus, anything done with due care and intention which is not malified is presumed to be have done in good faith. In the above problem, X purchased a watch from Y carelessly without proper inquiry. Such a purchase could not be said to be made in good faith as it was done without due care and attention, as is expected with the manner of ordinary person. जो normal इंसान है कि आप चेक तो करोगे. An honest purchase made carelessly without proper inquiries cannot be said to be having made in good faith so as to convey good title. Same answer हर जगह चेपना है. Same answer. खाली वो जो ज्वेलरी वाला था उसमें भी क्या बोल देंगे? If it is made in good faith but not conveyed a good title, क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी की नहीं, हो गया आंसर खत्म. गुड फेथ के बहुत बड़ा आंसर आ गया. दूसरा आंसर जो रिपीटेटिव है बेटा वो है एफिडेविट वाला आंसर. डिफाइन द टर्म एफिडेविट. क्या बोलता है? दो बातें ध्यान रखनी है. अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्सन अलाउइंग अफर्मिंग और डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग. दो बातें ध्यान रखनी है. अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन. The above definition is inclusive in nature. It states that affidavit shall include affirmation and declaration. Affirmation and declaration. The definition does not define affidavit. However, we can understand this term in general parlance. Affidavit is a written statement. जहाँ पर अपन ने गीता बबीता पे हाथ रख कसम खाई है, confirmed by oath or affirmation for use as an evidence in court or before any authority. Affidavit हो गया. Hold on. 11 done. November 19 में भी same question affidavit. सेम क्वेश्चन एफिडेविट. साला फिर नवंबर 20 में फिर क्वेश्चन एफिडेविट. सेम क्वेश्चन. ओ बस इतना है, इतना है भाई, इतना है हो गया एफिडेविट खत्म. सेम क्वेश्चन. फिर क्वेश्चन नंबर 12 फिर आया. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आरटीपी बनकर आया. क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला बनकर आया, पेड वाला. मैं 18 का क्वेश्चन हो गया. दिस इज डन, 12 इज डन, 13 हो गया हमारा, 14 हो गया है, 15 हो गया है, 16 हो गया है. अब 16 में क्या? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. देखो 2 मार्क का छोटा सा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. देयर आर टू वेज टू रीच फ्रॉम सिटी ए टू बी. द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज बाय रोडवेज इज 100 किलोमीटर्स, वाटरवेज 80 किलोमीटर्स. हाउ इज द डिस्टेंस मेजर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेंट्रल एक्ट? सार स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल प्लेन. स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, इतना सा लिखना है खाली बस. इन द मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, द डिस्टेंस शैल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स मस्ट बी मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन और अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. 2 मार्क का आंसर. क्वेश्चन 17 खत्म. 18 PK and VK and VK had a long dispute regarding the ownership of a land for which a legal suit was pending in the court. The court fixed the date of hearing on 29th April, which was announced to be a holiday subsequently by the government. One second. Holiday subsequently by the government. What will be the computation of time of the hearing in this case under General Clauses Act? क्या हो जाएगा? अगला दिन, नेक्स्ट वर्किंग डे ना, नेक्स्ट वर्किंग डे. Whereby any law or regulation, any act or proceeding is directed or allowed to be done or taken in any court or office on a certain day within a prescribed period, then if the court or office is closed on that day of the last day of the prescribed period, the act or the proceeding shall be considered as done or done in due time if it is done on the next day afterwards on which the court or office is open. तो जिस दिन खुला उसका अगला दिन, मतलब वही next day. Question conclusion shall be extended to the next working day. बस कितना ईजी है यार. Income Tax Act provides that the gratuity paid by the government to its employees is fully exempt from tax. You are required to explain the scope of the term government and clarify whether exemption from gratuity income is also available to state government. Give your answer as per General Clauses Act. अपन क्या बोलते हैं, अगर गवर्नमेंट वर्ड यूज किया है तो दोनों इंक्लूडेड ना, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. हाँ, उनको मिलेगा.
अगर उनको बोलना होता कुछ स्पेसिफिक सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते, स्टेट गवर्नमेंट बोलना होता तो स्टेट गवर्नमेंट बोलते। अगर कुछ बोला नहीं है, हमेशा अपन गवर्नमेंट को क्या बोलते, दोनों, सेंट्रल एंड स्टेट। रीड द आंसर नंबर 2, रीड। नेक्स्ट 19 हो गया, अभी जुलाई 21 के दो अलग क्वेश्चन। क्या बोलता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज कवरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी हैव बीन हेल्ड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन डिफाइन करो और डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट बना, डॉक्यूमेंट यहाँ पर अग्रीमेंट है, इट इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जब अपन आगे पढ़ी वो लिखनी है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी टू बी हेल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, इनवैलिड है। द वर्ड, इस वर्ड हो गया, द वर्ड bullocks could be interpreted to include cows. Where a word is used connoting a common gender is available, but the word used conveys a specific gender, there is a presumption that the General Clauses Act is not covered, do not apply. Thus, the word bullocks could not be interpreted to include cows. वो bullock को cover कर रहा है, specific gender को। आदमी होता है bullock, cow कैसे आएगी? गाय हमारी माता है, फीमेल नहीं। 4 मार्क का आंसर जुलाई 21। अब ये कोविड को यूज करते हो इंस्टीट्यूट ने, ये जो सेम क्वेश्चन था ना बेटा, ये वाला कोर्ट वाला जैन 21 वाला, सेम क्वेश्चन का देख लेना। कोविड को खाली यूज किया, बच्चे वजह से कोविड की बातें आ गई। कोविड की बातें क्या है देखो, अजीत was supposed to submit an appeal to High Court on Kolkata on 30th March 20, which was the last day on which such appeal could be submitted. Unfortunately, on that day, High Court was closed due to total lockdown all over India due to COVID-19 pandemic. Explain the remedy available to Ajit under the provision of General Clauses Act. Sir, on the next day when the court is open, जब भी खुलेगा, ऊपर वाला थियोरी, सेम थियोरी, क्वेश्चन, कंक्लूजन, देख ले आंसर सेम होगा। डन है, खत्म। सो पूरा अदर लॉज मैंने आपको करा दिया, कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करवा दिया बेटा, आपको नेगोशिएबल करवा दिया, आपको इंटरप्रिटेशन करा दिया, जनरल करा दिया, इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो ये जो वीडियो होगा ये दिसंबर 21 के लिए भी कॉमन है, मई 22 के लिए भी, नवंबर में सब कॉमन है। कुछ अगर चेंज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर। तो अभी आप लोग के सामने जो अटैम्प्ट दिख रहा है उसके हिसाब से चलिए, इतना कर लीजिए, बहुत है। जिसको भी नोट्स चाहिए, नोट्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जितना हो सके मैक्सिमम अपने दोस्तों को बताइए, मदद कीजिए लोगों की, दुआ दे के जाएंगे आपको बेटा, दुआ दे के जाएंगे, ठीक है। डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जितना हो सके मैक्सिमम। लोगों को पता चले इतना ही पढ़ना होता, देखो कितना रिपीटेशन है, स्मार्ट स्टडीज रिक्वायर्ड, इतना करके जाओ, कॉन्फिडेंस आएगा, आप एमसीक्यू भी आंसर कर पाओगे। कोई आपका भाई बंधु जो आगे के अटेम्प्ट देगा, रेगुलर लेक्चर, फाइनल के या फिर इंटर के, आई टेक बोथ लॉ एंड ऑडिट, तो यू कैन विजिट www.letslearnindia.in एंड या फिर आप फ़ोन कर सकते हैं 844-844-8919 पर। ध्यान रखना एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, ध्यान रखना एक इम्पॉर्टेंट बात। क्या है सर वो?
सो करेंटली IPCC ऑडिट अगर कोई ओल्ड सिलेबस वाला है या फिर कोई अगर इंटर दे रहा है वहाँ पे किसी को अगर रिविजन करना है, सो फॉर December 21 अटैम्प्ट वी हैव कम विद एन अमेजिंग ऑफर बिकॉज ऑफ दिवाली. तो 1499 में विल गेट मेन बुक, यू विल गेट MCQ बुक, साथ में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप GD ले सकते हैं. इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर तक होगी, मतलब टिल द लास्ट मतलब मंथ तक. एंड आवर्स आर अराउंड 85 अप्रॉक्स. 2 व्यू मिलेंगे, नो रिफंड, नो एक्सटेंशन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर December 21. तो अगर आपका कोई भाई बंधु ग्रुप 2 दे रहे हो, अगर आप कोई दे रहा है उसको रिविजन चाहिए ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें, तो बस आप ये ले सकते हैं. आपको इसका कहाँ मिलेगा सर? www.letslearnindia.in पे मिल जाएगा. कुछ भी आपको क्वेरी हो तो यू कैन कॉल ऑन 844-844-8919. ध्यान रखना बेटा, 2 नवंबर तक ये ऑफर है खाली, ठीक है. सो आपके पास जो लोग आर्टिकलशिप चल रही होगी, उनको रिविजन करना होगा, अकेले से नहीं हो रहा है, वीडियो ले लो, सस्ता मिल रहा है अभी तो, ठीक है. बाकी मैंने आपको पूरा अदर लॉस हो गया, कॉर्पोरेट में से डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिटर्स हो गए हमारे, बाकी धीरे धीरे आ जाएंगे, डू नॉट वरी. कूल है. बाय गाइस, टेक केयर, एन्जॉय, गॉड ब्लेस यू एंड दुआ में याद रखना. चलता हूँ, बाय बाय.